हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप सो आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, बहुत अच्छे से होंगे और अब लगातार ग्रुप डी के प्रिपरेशन पर आप अपनी निगाहों को झोंक रखे होंगे। तो आज सर आप इस सेशन में क्या लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब हमारे सामने एग्जाम एकदम करीब आता है तो बच्चे क्या होते हैं, ज्यादातर प्रैक्टिस सेट की तरफ भागते हैं कि प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर ले या कोई थ्योरी बैच ज्वाइन कर ले या फिर से एक बार पूरा पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम स्टूडेंटों में मैंने एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक, जिसको हम लोग कमी कहते हैं, ये मैंने देखा है कि बच्चे अक्सर जो है ना वो सिलेबस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां से ज्यादा पूछा जाता है, कहां से किस सेगमेंट में कितने सब टॉपिक्स आते हैं, उनके बारे में उनको बहुत विशेष आइडिया नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका एक क्विक रिवीजन और एक प्रॉपर तरीके का रिवीजन नहीं हो पाता है। जब वो एग्जाम में जाते हैं तो उनके सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिस क्वेश्चन को देखकर वो थोड़ा सा उसके ट्रिक या फिर उसका कंसेप्ट भूल गए होते हैं और वो क्वेश्चन उनसे जल्दीबाजी में इजी लेवल का होता है तो भी उनसे क्या होता है, गलत हो जाता है। तो आज के इस सेशन में मैं आपके सामने लाया क्या हूं, आज के इस सेशन में बहुत शानदार तरीके से मैं आपको एक एनालिसिस समझाने वाला हूं। उस एनालिसिस को आप समझिएगा, उसके बाद आप बताइएगा कि आपको उस एनालिसिस से कितना प्रॉफिट होने वाला है। और उस एनालिसिस को अगर आप अपने दिल दिमाग जहन में बसाकर ले गए ना, तो ये समझ लीजिए कि एक जो रफ आइडिया, जिसको हम कहते हैं ना बाउंड्री मिल गया यार, ये बाउंड्री है, बस इतनी बाउंड्री के अंदर ही हमें रहना है, वो चीज मैं आपको यहां पर एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं। तो वंस अगेन आई एम सेइंग अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग बच्चे कैसे हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रिपरेशन पर अभी अपने आप को पूरी तरीके से एकदम डिसिप्लिन वे में चलते रहिए। ठीक है, डिसिप्लिन वे में, मैं बार बार इस वर्ड को ले रहा हूं, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जब आपका एग्जाम आपको दिखाई दे रहा हो कि अब जल्द ही आने वाला है तो उस पर डिसिप्लिन मैनर बनाकर चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात तो जो बच्चे आए हैं उन सभी को फिर से एक बार मैं गुड इवनिंग कह रहा हूं और तेजी से सेशन को एक बार आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा। राइट सर, क्या लेकर आए हो, अब जल्दी से एक बार खुलासा करो, अब रहा नहीं जाता है। तो देखो भाई, थोड़ा सा सेशन को पहले शेयर कर दो। ठीक है, जितना शेयरिंग करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये बात पहुंचेगी, उनको ये बात समझ में आएगा। क्योंकि आज जो मैं आपको समझाने वाला हूं थोड़ा डेप्थ की बातें हैं। देखिए, आज मैं आपसे बात क्या करने वाला हूं, मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप ग्रुप डी का अगर एनालिसिस करते हो, अगर ग्रुप डी का आप एनालिसिस करते हो तो उस एनालिसिस में आपको क्या मिलता है। अगर आप ग्रुप डी का एनालिसिस करते हो तो उस एनालिसिस में आपको क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। ये टारगेटेड है, सबसे पहली बात है ना, आपने इसको टारगेट कर रखा है, ये टारगेट है, आपके निशाने पर बना हुआ है। और इसको निशाने पर, जब आप किसी चीज को निशाने पर बना लेते हो ना डियर, तो आपका जो पूरा एकदम कंसंट्रेशन है वो उस एग्जाम के पूरे बाउंड्री वॉल पर जाना चाहिए कि कहीं से हमसे किसी प्रकार की भी गलती ना हो। क्योंकि ये एग्जाम देने का जो हमें मौका मिला है ये परमात्मा ने दिया है, सरकार ने दिया है, तो किसी भी एंगल से ये एग्जाम हमारा खाली नहीं जाना चाहिए। मतलब कहते हैं ना कि अगर किसी पेड़ को काटना है तो जबरदस्ती उस पेड़ पर 10 बार कुल्हाड़ी का वार मत करो, अपनी कुल्हाड़ी पर ऐसा धार करो, अपने कुल्हाड़ी या तलवार पे ऐसा धार बनाओ कि एक वार पड़े तो वो पेड़ कटकर नीचे गिर जाए। ठीक है, वैसे पेड़ काटना अपराध है, याद रखिएगा। इट इज जस्ट अ फ्रेज, एक वर्ब, मैंने एक कहावत मैंने आपको बोला है जो सभी बच्चे जानते हैं। देखो, अब इस टेबल को समझते हैं, जरा जरा ध्यान से इस टेबल को समझेंगे। सर ये क्या समझाने जा रहे हो आप हम लोग को, ये मैं समझाने आपको जा रहा हूं कि कैसे आप पूरे सिलेबस के सेगमेंट को तोड़ेंगे और कैसे आपका A4 साइज का, जैसे पेपर होता है ना बच्चे, मान लो ये A4 साइज का पेपर है, तो इस पेपर पर आप कैसे कैसे अपना नोट्स बनाएं, किन किन चीजों को मार्क करें, किन किन चीजों से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उन चीजों को अपने जहन में बसाकर तब आप अपना रिवीजन करना स्टार्ट करिए। ठीक है, क्योंकि अब पढ़ने का समय कम है, अब रिवीजन का टाइम ज्यादा है। देखो, सबसे पहली बात अगर मैं करता हूं तो एक टॉपिक आपके सामने आता है अल्फाबेट सेक्शन। ठीक है, इसकी हिंदी क्या होती है बच्चे, इसकी हिंदी होती है अंग्रेजी वर्णमाला। इसकी हिंदी होती है अंग्रेजी वर्णमाला। मतलब ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट के ऊपर एग्जामिनर आपसे कई तरीके के क्वेश्चन बनाता है। अब हमें यह समझना है कि वो कई तरीकों के क्वेश्चन में एग्जामिनर किस किस सेगमेंट से ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछता है, कहां से कम क्वेश्चन पूछता है। तो आई होप सो आप सभी को ये बार ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, इसको अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं। देखो, इसमें सबसे ज्यादा जो लंबी लाइन आपकी जा रही है ना, ये वाली लाइन जो आपकी जा रही है, इस वाली लाइन को मैं आपको कहूंगा कि ये आपका क्लासिफिकेशन चैप्टर है।
सर क्लासिफिकेशन चैप्टर क्या होता है सब समझाऊंगा गुरु, सारी चीजें समझाऊंगा, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, बस आप समझते चलिएगा। क्लासिफिकेशन की हिंदी होती है वर्गीकरण, इसको हिंदी में हम कहते हैं वर्गीकरण। देखो इतने से तो हमारा काम चलने वाला है नहीं कि अगर हमने कह दिया क्लासिफिकेशन है वर्गीकरण है तो वर्गीकरण से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि वर्गीकरण के अंदर भी कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता होगा। जब आप क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो इसमें आपका एक पॉइंट ऐड होता है जिसको हम कहते हैं ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब होता है एक भिन्न विकल्प को चुनना। अब ऑड वन आउट के सर क्वेश्चन हमारे सामने कैसे कैसे बनते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपके सामने एग्जाम में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। मान लो यहां पर मैं लिख देता हूं ए, यहां पर लिख देता हूं बी, यहां पर लिख देता हूं आई, यहां पर लिख देता हूं ओ। मैंने कहा बस कुछ नहीं, ऊपर मैंने लिख दिया ऑड वन आउट, इसमें से एक भिन्न विकल्प चुनो। तो जो बच्चा समझदार है ना, जिसने अच्छी तरीके से अपना रिवीजन किया है, वो सीधे सीधे कहेगा भाई बी पर टिक मारो, क्योंकि बी जो है एक कॉन्सोनेंट है और बाकी सभी के सभी क्या है, वॉवल्स हैं। बाकी सभी के सभी क्या है, एक वॉवल्स के ग्रुप में आते हैं। तो 3 का ग्रुप बन गया, 3 का ग्रुप बन गया, जो डिफरेंट हुआ उसको बाहर निकाल दिया। ये होता कहलाता है आपका क्लासिफिकेशन के अंदर आने वाला ऑड वन आउट का टॉपिक। तो क्या सर ऑड वन आउट इसी में इतने में ही सीमित रहता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑड वन आउट आपका एक तो अल्फाबेट पे बन गया, उसके बाद ये न्यूमेरिक वैल्यू पर बनता है। न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब आपके सामने यहां पर मान लो लिख दिया गया 36 लिख दिया गया, उसके बाद यहां पर 36 के बाद यहां पर लिख दिया गया 27 लिख दिया गया, फिर यहां पर 25 लिख दिया गया, फिर यहां पर 64 लिख दिया गया और आपसे कहा गया कि एक ऑड वन आउट करिए। तो आप कहते हो सर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 27 होना चाहिए। भाई मैं सिंपल क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं ताकि आप यहां पर एकदम अच्छी तरीके से इसका एनालिसिस और इसका व्यू देख लीजिए कि आपको किस किस सेगमेंट से कौन कौन से क्वेश्चन का रिवीजन ज्यादा करना है, किस पर प्रैक्टिस पर ज्यादा जोर लगाना है। अच्छा और बात करोगे तो इसके बाद आपके सामने ये अल्फाबेट पर भी आ जाएगा, मतलब कोडिंग डिकोडिंग पर आ जाएगा। देखो जैसे यहां पर आपने वॉवल्स कॉन्सोनेंट पे किया, वैसे यहां पर अगर मैं ए जेड लिख दूं, बी वाई लिख दूं, सी एक्स लिख दूं और यहां पर मैं डी एल लिख दूं, तो अब आपके अकॉर्डिंग यहां पर क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ क्या आंसर होना चाहिए फटाफट एंड हरी अप। हमें पूरे सिलेबस को आज जल्दी समझना है, ठीक है, बहुत टाइम मैं आपका नहीं लूंगा, इसलिए फटाफट हरी अप। आप कहोगे सर डीएल। अब जिस बच्चे को नहीं पता है कि डीएल किस बेस पर आपने टिक किया है, वो तो कहेगा सर एक मिनट रुको जरा हम इसका नंबरिंग लिख कर देखते हैं। और जो समझदार बच्चा है ना, वो कहेगा सर सभी एक दूसरे के अपोजिट है, सभी एक दूसरे के अपोजिट है, तो बिंदास एकदम टिक मारता हूं मैं, डी ऑप्शन पर निकल जाएगा। यही चीज 1 2 3 इनके साथ आपको यहां पर पिक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मान लो मैं आपके सामने इस तरीके से एक क्वेश्चन ड्रॉ कर दिया, ठीक, मैंने कहा भाई जल्दी से इसमें तुम छांट के बताना, जल्दी से बताना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, कि इसमें से एक ऑड वन आउट कौन होगा। और एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली ये आएगा आपके सामने, ठीक है। मैंने यहां पर कह दिया कि भाई डिवाइड बना हुआ है, मैंने यहां पर कह दिया माइनस बना हुआ, प्लस बना हुआ, यहां पर एम लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू यू जब ऑड वन कर रहे हो तो ऑड वन में तुम्हें ये भी क्वेश्चन मिला, ये भी क्वेश्चन मिला, ये भी क्वेश्चन मिला, ये भी क्वेश्चन मिला। अब इसके अकॉर्डिंग आप आंसर क्या करोगे? डी टिक करोगे। सर लॉजिक क्या लगा दिया आपने? जो बच्चे एकदम अच्छी तरीके से पढ़ के बैठे हैं ना, उनको पता है इसमें लॉजिक क्या लगाना है। जो न्यू बच्चे हैं ना, मैं उनको फिर बता रहा हूं, जब एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला रहता है तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा आप क्या किया करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की बात करिए। पढ़ने की बात बहुत कम करते हैं, प्रैक्टिस की बात ज्यादा करते हैं। डिफरेंट सेगमेंट के क्वेश्चन निकाल के उनको सॉल्व करने की कोशिश ज्यादा करते हैं। केवल ये एक अल्फाबेट कैरेक्टर था, इसके अलावा सभी के सभी क्या है? न्यूमेरिक सिंबल है, अर्थमेटिकल सिंबल है। और अर्थमेटिकल सिंबल है, इस वजह से ये ग्रुप बना रहे हैं और ग्रुप का बाहर निकाल दिया। तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। सर अब एक बात बताओ, इनमें से कितने क्वेश्चन आएंगे? द फैक्ट इज दैट कि सर वर्गीकरण से कितने क्वेश्चन आएंगे? तो ध्यान देना कि वर्गीकरण से जब आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, तो ये एक क्वेश्चन श्योर है, एक क्वेश्चन श्योर है और एक क्वेश्चन श्योर है। इसका मतलब जब आप अपने ग्राफ पर चलते हो और यहां पर आते हो तो आपके पास ये 3 क्वेश्चन एकदम श्योर हो जाते हैं। मतलब यहां पर आप पुटअप कर लेना भाई, क्लासिफिकेशन लिखा हुआ था, ठीक है, कि क्लासिफिकेशन से यानी वर्गीकरण से आपके पास यहां पर 3 नंबर के क्वेश्चन एकदम पक्के रखे हुए हैं। उसके बाद अगर आप सेकंड नंबर की बात करोगे ना, सेकंड नंबर की बात करोगे तो यहां पर आपके पास आ जाएगा कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपके पास कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग भी आपको पता है कि 3 सेगमेंट में कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है, ठीक है। एक तो होता है आपका जहां पर आप लेटर्स को
लेटर्स को लेटर्स में कन्वर्ट करते हो, फिर आपके पास होता है जहां पर आप लेटर को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करते हो, और फिर एक होता है आपको जहां पर लेटर्स को आप सिंबल में कन्वर्ट करते हो। तो याद रखिएगा, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो मेरे भाई, तो ये लेटर टू सिंबल को प्रेफरेंस बिल्कुल मत देना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बहुत आते हैं। और ये लेटर टू लेटर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इनका कुछ एक अलग ही हिसाब किताब होता है। मतलब अगर आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया होगा तो आपको अच्छी तरीके से पता भी है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, जिनको हम देखकर ही कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं अब रेगुलर आपको अपनी प्रैक्टिस सेट में दिखाऊंगा। ये एनालिसिस तो मैं आपको आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, लगातार आपको मैं अपने प्रैक्टिस सेट में दिखाऊंगा कि कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनका लैंग्वेज ही हम नहीं समझ पाते हैं। जब लैंग्वेज समझने में हम वहां पर टाइम दे देंगे तो सर सॉल्व हम कितनी देर में करेंगे? तो हमें उनके लैंग्वेज को भी पकड़ना अच्छी तरीके से, इस पर ज्यादा फोकस करके चलिएगा बच्चे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और लेटर टू नंबर पे जब भी क्वेश्चन आया है, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन आया, बहुत ही इजी लेवल का, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आसानी से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। याद रखिएगा, एक तो क्लासिफिकेशन इसमें बन गया, एक कोडिंग डिकोडिंग आपका बन गया, और तीसरा आपको यहां पर नंबर्स के बेस पर जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करके जाना है। ये 3 पार्ट आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो मेरे भाई, 3 पार्ट को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो। आपके 5 नंबर सटीक यहां पर रखे हुए हैं, 5 नंबर कहीं नहीं गए। मोर देन 5 प्लस हो सकता है, लेकिन 5 से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अभी इसमें आपको क्लासिफिकेशन को जब आप पूरा एक्सप्लेन करना स्टार्ट करोगे ना, तो यहां पर कई मीनिंगफुल वर्ड्स वाले आएंगे। आपने देखा होगा ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि भाई 4 फ्रूट्स के नाम दे दिया, उसमें से एक ऑड वन आउट करो, तो सारे फ्रूट्स हो गए। 4 कैपिटल के नाम दे दिया, उसमें से एक ऑड वन आउट करो। एक कंट्री डाल दिया, 3 कैपिटल का नाम डाल दिया। 3 करेंसी डाल दिया, एक कैपिटल का नाम डाल दिया। तो हमें करेंसी, कैपिटल, ये जितने भी क्लासिफिकेशन के सेगमेंट होते हैं, इन सब पर एक प्रॉपर हमारा नोट्स बना होना चाहिए, और प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए कि हमने कितने शब्दों को, कितने क्लासिफिकेशन के शब्दों को एंटर किया है। कंप्लीट जीएस इसको आप कह सकते हो। ठीक है, जहां पर आपको करेंसी, मैमल्स, करेंसी हो गए, एनिमल्स उनके साउंड्स हो गए, एनिमल्स उनके यंग वन हो गए, मतलब जानवर, उनके आवाज को हम क्या कहते हैं। इस एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए यार, सिली से सिली क्वेश्चन भी हमसे नहीं छूटना चाहिए। ये क्लासिफिकेशन का हमारा बाउंड्री वॉल बनना चाहिए। तो ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसमें काफी प्रैक्टिस करने को आपको मौका मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन इससे क्वेश्चन आएंगे आपके कितने? 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन श्योर है बच्चे। 2 क्वेश्चन यहां से, 2 क्वेश्चन यहां से, 4 क्वेश्चन एक नंबर से, मान लीजिएगा नंबर एनालॉजी की बात कर रहा हूं। ठीक है, नंबर एनालॉजी की बात कर रहा हूं। 2 और 2 4 और 1 5, टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन यहां पर आएंगे। जब आप नंबर बेस्ड पर आते हो, इसके बाद जब आप नंबर बेस पर आते हो, तो याद रखिए 3 क्वेश्चन यहां से आपके फिक्स बन सकते हैं। कौन कौन से? सबसे ज्यादा क्या बनता है सर? सबसे ज्यादा आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन बनेगा। सबसे ज्यादा आपका क्या बनेगा? नंबर सीरीज का बनेगा, जिसको हम लोग संख्या श्रृंखला कहते हैं। और नंबर सीरीज में भी सर सबसे ज्यादा क्या बनेगा? एकदम टेंशन फ्री रहो, क्योंकि ग्रुप डी के लास्ट ईयर का जो एनालिसिस है, जितने साल के पेपर है उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं बता दूं, तो नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन यहां पर आता है, वो एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, जिसको एक औसत दर्जे का स्टूडेंट बड़े प्रेम से कर लेगा। या तो बहुत ही इजी दे देते हैं, या मॉडरेट लेवल का। हाई लेवल का बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मिलता है। हां, लेकिन मैंने आपको बताया ना, आपकी नॉलेज का अप्रोच जो होना चाहिए वो एक सही दिशा तक होना चाहिए, सो दैट आपसे वो क्वेश्चन भी मिस नहीं होना चाहिए। और तीसरे पार्ट में जब आप आओगे ना, तो इसके बाद जो प्रायोरिटी है, मतलब ये एक क्वेश्चन तो आप फिक्स मान के चलो, इसके साथ प्रायोरिटी है आपकी, इसके साथ प्रायोरिटी आपकी, जहां पर आप देखते होगे आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्लस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई को मैंने प्लस कर दिया, 2 और 3 को इंटरचेंज कर दिया। तो बताइए अब जो गिवन एक्सप्रेशन है या जो गिवन इक्वेशन है, इसमें से कौन सा एक सही है? अगर आपने पढ़ा होगा, टच किया होगा, तो मेरी ये बातें आपको अच्छी तरीके से एकदम साउंड कर रही होंगी, पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी कि भाई प्लस को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई को प्लस कर दिया, 2 और 3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, उनकी जगहों को बदल दिया। अब एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करिए। और जो तीसरा पार्ट इसमें आता है, उसमें आपको कहता है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक को सेटिस्फाइड करके बताइए कि किस इक्वेशन में LHS और RHS क्या होता है, बराबर होता है। तो 3 सेगमेंट के क्वेश्चन यहां से आप
अपना प्रिपेयर मान के चलिए। देखिए 5 और 3 8 का अप्रोच तो यहीं पर मिल गया हमें 2 चैप्टर से। मतलब ये पता चल गया कि इस चैप्टर पर हमें बहुत प्रैक्टिस करना है और नंबर सीरीज वाले चैप्टर पे हमें ज्यादा प्रैक्टिस पर और एफर्ट लगाना है ताकि किसी भी बाउंड्री वॉल से हमारा क्वेश्चन छूटे ना। अब बात हम करते हैं अगर एनालिटिकल रीजनिंग की। किसकी? एनालिटिकल रीजनिंग। शानदार टॉपिक है और नहीं तो गिरी हालत में ये आपको 3 नंबर दे के जाएगा, 3 क्वेश्चन देकर ही जाएगा। एक क्वेश्चन तो फिक्स आप मान के चलिए कि यहां पर सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है सिलोलिज्म से। सिलोलिज्म जिसको हिंदी में आप न्याय निगमन या कुछ लोग इसको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी कहते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन के उतरने की संभावना एक है। और यह भी सुन लीजिए कि सिलोलिज्म से बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, भटकते रहते हैं। सर हमें ओनली अ फ्यू का केस समझा दो, फ्यू ओनली का केस समझा दो। अरे नहीं भाई, मैं आपको बता रहा हूं यहां से जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही मॉडरेट लेवल का होगा। आप अगर बेसिक से थोड़ा सा ज्यादा जानते हो ना सिलोलिज्म, बड़े आसानी से कर लोगे। अब क्या होता है ना, एक तो एग्जाम का टाइम आने वाला है, ठीक है, कि भाई कभी भी एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद अब बच्चा फिर से लगता है सिलोलिज्म पढ़ने। अब जब ज्ञान बटोरना स्टार्ट करोगे तो ज्ञान तो तुमको चहु दिशाओं से मिलेंगी। तो क्या चहु दिशाओं का ज्ञान बटोर कर हम ले जाएं? नहीं भाई, थोड़ा सा धैर्य रखो, इस एनालिसिस को सुनो, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। होप सो 99% मैं आपको कह रहा हूं कि आपको इस एनालिसिस से बहुत प्रॉफिट मिलेगा अगर आप ऐसे प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे। क्योंकि देखो किसी भी किताब में ना, आप एक काम करो, किसी भी किताब की वैल्यू क्या है पता है? उसका इंडेक्स, विषय सूची। आप उसको उठा के फाड़ दो। अब उसको किताब को पढ़ने में आपको बहुत तकलीफ होगी, ठीक है। किसी भी किताब का इंडेक्स आप पन्ना फाड़ दीजिए, उस किताब का महत्व तुरंत ही गिर जाता है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स ने उसके सारे पन्नों को संवार के अच्छी तरीके से रखा हुआ है, सजा के रखा हुआ है, बता के रखा हुआ है कि आपको यह सेगमेंट इस पेज और इस पेज के बीच में मिल जाएगा। वही होता है बेटा आपका सिलेबस, वही होता है आपका उस सिलेबस का एनालिसिस। तो जब तक आप ये पार्ट नहीं जानते हैं कि अल्फाबेट सेक्शन से क्या क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अल्फाबेट सेक्शन किसी से पूछे भैया अल्फाबेट सेक्शन में क्या क्या आता है, वो आपको बता दिया, पेयरिंग ऑफ लेटर ज्यादा पढ़ लेना, ठीक। उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब आप तो पढ़ ही लोगे क्योंकि अल्फाबेट सेक्शन का पार्ट है वो। हमें जानना पड़ेगा क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आने के लिए, ठीक। और उसके बाद यहां पर सिलोलिज्म को तो आप बहुत प्रायोरिटी देंगे, मॉडरेट लेवल का। उसके बाद आपके पास जो कम आता है वो आता है, देखो एक टॉपिक होता है जिसको आप तर्क कहते हो, तर्क कहते हो या कारण और प्रभाव कहते हो। कारण और प्रभाव कहते हो। जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया कि जब भी कोई मतलब उसको पानी वाला जहाज जो है ना, आप उसको क्या कहते हैं, पानी वाला जहाज, जब भी कभी वो समुद्र तल में एंटर करती है तो उसका सतह पहले थोड़ा उठता है, ठीक। ये बात मैंने बोली कि जब भी कोई पानी वाला जहाज समुद्र तल में जाता है तो उसका तल पहले कुछ उठता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये कारण क्या है? तो दैट इज कॉल्ड द कारण और प्रभाव। और इसकी संख्या कम है, ये कम पूछा जाता है, ठीक। तर्क के क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से जानते हो। और यहां पर घटनाएं वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। घटनाओं का मतलब क्या है कि जैसे मान लो किसी प्रकार की एक घटना आपको ऐसी परिस्थिति में लाके रख दिया गया है जिस परिस्थिति से आपसे वो आपका डिसीजन पूछना चाहता है कि यहां पर आप किस तरीके का डिसीजन लोगे, ठीक है। और उसके बाद अगर प्रायोरिटी दोगे तो यहां पर आपका एक टॉपिक आ जाएगा पूर्व धारणा, जिसको हम क्या कहते हैं, अजम्पशन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अजम्पशन। तो मेरे भाई एक बात याद रखना कि हम अगर एनालिटिकल चैप्टर को पढ़ के जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन का प्रोस्पेक्ट मान रहे हैं, तो कभी कभी ये होता है कि सिलोलिज्म का 2 क्वेश्चन आ गया और अजम्पशन का 1 क्वेश्चन आ गया, तो 2 और 1 3 यही बना देते हैं। उस केस में ये वाला हटा देंगे। और कभी कभी क्या होता है कि पूर्व धारणा को 2 कर दिया और सिलोलिज्म को 1 कर दिया, तो 3 क्वेश्चन यहां से बन गए, इसको हटा दिए। और कभी कभी कहते हैं कि पूर्व धारणा को हटा के 1 घटना वाला क्वेश्चन दे दिए, 2 सिलोलिज्म का दे दिए। मतलब वेरिएशन तीनों में चलता है। तो हमें इन तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है। नॉन वर्बल की बात अगर करोगे, नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, जहां पर आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल। अब आपको पता है, आपने अगर पढ़ा है रीजनिंग का होल सिलेबस, अगर आपने अच्छी तरीके से फॉलो किया है तो आपको यह अच्छी तरीके से पता है कि नॉन वर्बल सेगमेंट में सबसे कम दर्पण वाले क्वेश्चन आते हैं। सबसे कम दर्पण वाले क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा क्या आता है सर? इसमें एक पार्ट होता है एनालॉजी, इसको भी हम कहते हैं, जिसको हिंदी में हम सादृश्यता कहते हैं।
इस पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा निकलता है। अब एनालॉजी केवल एक पार्ट पे बेस्ड नहीं है, एनालॉजी में 2 से 3 विंग्स आएंगे। एक तो आ जाएगा इसमें आपका, जिसमें आपको सीरीज की तरीके से एनालॉजी मिलेगा। एक आपको मिल जाएगा जिसमें व्हाट विल बी द नेक्स्ट वन, मतलब अगली आकृति कौन सी होगी, इस तरीके से मिल जाएगा। तो 2 एनालॉजी यहां पर आपको पढ़ के जाना है। दर्पण से क्वेश्चन कम आते हैं, ज्यादातर दर्पण में जो क्वेश्चन आते हैं वो जल दर्पण के पूछे जाते हैं। किसके पूछे जाते हैं? जल दर्पण प्रतिबिंब पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग वाटर इमेज या फिर हॉरिजॉन्टल इमेज भी कह सकते हैं। और तीसरे सेगमेंट में आओगे तो यहां पर आपको सीरीज के क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब आप कहोगे सर सीरीज तो नंबर सीरीज होता है, यही तो मैं कह रहा हूं ना। जब ये सारा खाका आपके दिमाग में एकदम क्लियर रहेगा तब आप अच्छी तरीके से बैठ के नोट्स बना सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो भाई, रीजनिंग में नोट्स बनाने से ज्यादा अच्छा है कि आपने अगर ये पॉइंट देख लिया तो इस पॉइंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आपने एक बार टच कर लिया, तो अब उस पर कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो ये तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। कितने क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 700 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन लगाओ, लेकिन क्वेश्चन लगाते समय थोड़ा वेरिएशन जो है ना उसको देखना। चेपे जा रहे हो इजी लेवल के क्वेश्चन या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, थोड़ा सा अप्रोच हमें ऐसा रखना है भाई, ग्रुप डी का एग्जाम है, कम से कम ये तो टारगेटेड हमारा 99% तक चले ना। इससे बाहर जाएगा तब देखा जाएगा, वो तो यूनिवर्सल सबके लिए हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए तो 99% ये होना चाहिए ना। उसके बाद आप आओगे तो अभी मैं मिसलिनियस पे बात करूंगा, लेकिन इस पॉइंट के बाद आप चलोगे तो याद रखिएगा यहां से आपके कम से कम 3 क्वेश्चन फिक्स हैं, 3 से प्लस हो सकते हैं, 3 से कम नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप चलोगे तो आपके पास, अब देखो शानदार तरीके से, अब यहां पर जब आप आओगे ना तो आपकी मुलाकात किससे होगी? पजल, जिसको हम क्या कहते हैं? पहेली। और ये पजल इकलौता नहीं आएगा, ठीक है। ये पजल अगर आ गया तो सीधे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन लेकर आएगा, सीधे 5 नंबर का। अब डिपेंड करता है कि पहेली के किस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या वो पंक्ति पर व्यवस्थित पे पूछ रहा है? आपने पढ़ा होगा कि कुछ व्यक्तियों को उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में पंक्ति पर व्यवस्थित किया गया। क्या पंक्ति पर पूछ रहा है? तब तो भाई मेरे 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा। अगर पंक्ति पे पूछेगा तो 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा। अगर उसने वृत्त पर पूछा यानी सर्कल पर पूछा, ठीक है, ये लाइन होता है, सर्कल पर पूछा तो 3 से 4 की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर उसने कहीं फ्लोर वाइज क्वेश्चन पूछ लिए कि 5 व्यक्ति 5 फ्लोर पर स्थित हैं, 5 अलग अलग तरीकों के पतंग उड़ा रहे हैं, अलग अलग रंगों के पतंग उड़ा रहे हैं, तब ये समझो तुमसे 5 क्वेश्चन पूछेगा। मतलब ये अगर पूरा आया तो आया और नहीं आया तो पूरा 5 नंबर गया। आप समझ सकते हो, आउट ऑफ 35 अगर 5 क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो तो आपकी रैंकिंग धड़ाम से नीचे की तरफ गिर जाएगी। इसका मतलब पजल पर जोर देना है, पजल पढ़कर जाना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस करने हैं, जितने प्रैक्टिस हो सकते हैं, क्योंकि पजल आप अगर ये सोचोगे कि कोई खटाखट उठाया जल्दी से हमें एक ट्रिक बता दिया पजल का, तो नॉट पॉसिबल बच्चे, उससे संभव ही नहीं है, ठीक है। उसमें आपको एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है, आपको अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज करके ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन को समझना है कि फ्लोर वाले अगर क्वेश्चन आएंगे तो उनको हम कैसे लगाएंगे, और अगर टेबल बेस्ड बना के करना है तो टेबल बेस्ड में हम कंफर्टेबल हैं या हम माइंड सेट करके लगा देते हैं। मैंने एक बार यूट्यूब पर भी एक वीडियो डाली थी कि पजल का डिस्क्रिमिनेशन मैंने समझाया था कि कुछ बच्चे इसको टेबल से करते हैं और कुछ बच्चे इसको माइंड सेट के हिसाब से भी करते हैं। तो ये पजल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बात करोगे तो देखो चैप्टर आता है आपका पासा, क्यूब, कैलेंडर, ठीक है। बहुत स्ट्रांग मैं इनको नहीं मानता हूं, बहुत स्ट्रांग नहीं मानता हूं। कभी कभी क्या करेगा, डाइस से 1 दे दिया तो इनको गायब कर देगा, अगर क्यूब से 1 दे दिया तो इनको गायब कर देगा, और अगर कैलेंडर से 1 दे दिया तो इनको गायब कर देगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल मिला के अगर चलते हो तो इस 3 चैप्टर से आपको 1 या फिर 2 नंबर की पॉसिबिलिटी है, ओवरऑल की बात अगर मैं करूं, ठीक है, कि इन 2-3 चैप्टरों से मिला के। तो इसका मतलब ये डाइस जो है ना, ये एक तरीके का वीक चैप्टर साबित होगा किसके लिए? ग्रुप डी के लिए। अब इसमें भी अगर डाइस को भी आप तोड़कर देखोगे तो डाइस में भी 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, 3-4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें कौन सा टाइप ज्यादा हिट करेगा आपके सुटेबल ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बात मैं कर रहा हूं कि उस एग्जाम के लिए कौन सा हिट करेगा। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टॉपिक नहीं है, मैं इसको वीक टॉपिक के अंदर रखता हूं। हाँ, इसमें थोड़ा कैलेंडर का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कैलेंडर में बड़े लेंदी टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है।
जो कि टाइम टेकन होता है। जैसे मान लो मैंने आपसे कह दिया कि 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन था, ये पूछ लिया, तो अब इसके लिए आपको अपने दिमाग में 3-4 चीजें लेके जाना ही पड़ेगा डियर, ठीक है। या तो फिर वहां पर गूगल जी से सहायता लीजिए कि गूगल मैया बता दो 10 मार्च 2016 को कौन सा एग्जाम होगा, तो वहां गूगल मैया भी आपकी सहायता नहीं कर सकती हैं, ठीक है। बाकी किसी अब सामने वाले इन्विजिलेटर से ही तुम पूछोगे कि भैया 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन था, तो वो भी कहेगा कि हमारे हिसाब से क्या पूछ रहे हो, कुछ भी बता सकता है। पड़ोसी से पूछोगे तो वो आता भी होगा तो कह देगा सोमवार था। अब पता नहीं इसका आंसर सोमवार है कि मंगलवार, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इन चीजों पे आपको अपने दिमाग में ये सारी चीजें लेकर जाना है, ट्रिक, ठीक है। ब्लड रिलेशन, बेटा ब्लड रिलेशन का 2 सेगमेंट है और दोनों सेगमेंट पर एकदम कस के अपना कमर कस लो, क्योंकि दोनों सेगमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं अपने बैचेस में भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, वहां पर बच्चों की स्पीड बढ़ ही नहीं पा रही है 40 सेकंड के आगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन से वो आपको फंसा ले रहा है, ऑप्शन के बेस पे फंसा ले रहा है। फंसाने का मतलब ये नहीं है, सॉल्व तो हो जा रहा है लेकिन टाइम टेकन बन रहा है। और अगर हम एग्जाम में पजल पर 5 से 6 मिनट देते हैं तो समझ में आता है। हम सर्कल में बैठा रहे हैं किसी को, 2 से 4 मिनट देते हैं, समझ में आ रहा है। अगर मान लो उसने लाइन अरेंजमेंट का उठा के दे ही दिया कि 5 लोग उत्तर दिशा में, 5 लोग दक्षिण दिशा में, बहुत ज्यादा खौफनाक स्थिति लाने के लिए अगर उसने कह दिया कि 5 लोग ईस्ट में, 5 लोग वेस्ट में, तो भाई साहब टाइम तो मेरा यहां पर जाएगा ना। अब ये बताओ, अगर इसको तुम 30 सेकंड के अंदर में, 15 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर में सॉल्व नहीं करोगे तो इसके लिए फिर टाइम बचेगा कहां तुम्हारे पास। ये सब एनालिसिस जरूरी है। एग्जाम में पढ़ना इज नॉट अ इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन लगाना इज नॉट अ इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट बी अ इंडेक्स ऑफ योर एग्जामिनेशन। अपने परीक्षा का सबसे पहले विषय सूची बनिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फोकस ज्यादा इस पर करिए कि हमें किस किस क्वेश्चन के लेवल पर ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक तो इसमें आपका एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब जिसको हम समीकरण कहते हैं। अब जो बच्चे पढ़े होंगे वो जानते होंगे समीकरण वाला क्वेश्चन कैसा होता है। अब जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो ना ही पढ़े तो ज्यादा अच्छा है ना। मतलब ना पढ़ने की बात मतलब वो वीडियो ना ही देखे तो ज्यादा अच्छा है, राइट। क्योंकि हम जब वीडियो किसी की देखते हैं तो उसमें कामप्रद की बातें अगर हमें दिखाई देती हैं कि हाँ भाई इसमें कुछ हमारे लायक मटेरियल है, कुछ सही बातें हैं, तब तो हमारे यूजफुल है। एल्स हमारे पास बहुत चीजें पड़ी हैं देखने के लिए, हम जो ही थोड़ा है कि इसी वीडियो को देखेंगे। तो एक समीकरण वाला, अच्छा ध्यान एक बात और याद रखना, इसमें पॉइंटिंग आउट वाले क्वेश्चन कम आते हैं। जो इशारे वाले होते हैं ना, उसका रेशियो कम है। उसकी जगह पर कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जहां पर आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ता है, जहां पर आपको फैमिली ट्री। अब फैमिली ट्री क्या होता है भाई, आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर आपके लिए वीडियो एकदम वर्थलेस है, कोई फायदा नहीं है इसको देखने का। देख कर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे जब आपको पता ही नहीं फैमिली ट्री। क्योंकि जिसको ज्ञान होगा ना कि हाँ यार मैंने एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन लगाए हैं, वो तो कहेगा ओ इसकी बात कर रहा है। तो अब उस एक्सप्रेशन में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन सा टाइप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो उठा के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देगा। जिसको नहीं पता कि एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, वो प्रैक्टिस करेगा भी अगर तो 4-5 सेगमेंट उसमें दिखाई दे रहे हैं, सारे सेगमेंट पे अगर वो बल लगाने लगेगा और पता चला कि एक सेगमेंट उसमें से आना था और 4 सेगमेंट नहीं आना था, वो उसके लिए क्या होगा, एक मेहनत तो हुई लेकिन उसको हम कह दिए कि यार वो हार्ड वर्क कर गया, यार स्मार्ट वर्क नहीं किया। एंड यू नो वेरी वेल देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द स्मार्ट वर्क एंड द हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क करो, ये स्मार्ट वर्क है। जस्ट मेक अ प्लान कि कैसे हमको अपने ग्रुप डी का प्रिपरेशन करना है, इस पर ज्यादा फोकस करो। डायरेक्शन की बात करोगे डियर, तो डायरेक्शन में आप देखो, अब डायरेक्शन एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन फिर भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शेडो वाले क्वेश्चन, यानी जहां पर परछाई वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको रिवीजन करना भूल जाते हैं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि परछाई वाला क्वेश्चन तो जरूर रिवीजन करके जाइएगा। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सीबीटी 2 का हो, ठीक है, पैरामेडिकल का हो, एएलपी का हो, कुछ भी एग्जाम हो, परछाई वाले क्वेश्चन रिवीजन करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इनके आने की पॉसिबिलिटी 90% तक बनी रहती है। ठीक, उसके बाद इसमें रोटेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो रोटेशन वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, उस पर हम ट्रिक अप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि देखो ये रोटेशन वाला आएगा तब भी आपको 15 सेकंड लगेगा, शेडो वाला आएगा तब भी आपको 15 सेकंड लगेगा। यहां से टाइम बचाकर सब हमें कहां पर लगाना है, पजल में लगाना है। ठीक है, सब हमें कहां पर लगाना है, पजल में लगाना है। तो मेरे भाई एक बात याद रखना, मैं लास्टली आपको यही कहना चाहूंगा कि गिव योर बेस्ट एवरी डे, क्योंकि जब एग्जाम आपके सामने आ जाता है ना, तो आप जितना अच्छा
भरोसा दे सकते हो। अभी मैंने आपको बताया बेटा, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों में अंतर है, ठीक है। ये लेबर के लिए है, उसके लिए ही स्मार्ट वर्क, ये स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। स्मार्ट वे में चलो, स्मार्ट वर्क करो, तभी आपको फायदा मिलेगा। अच्छी तरीके से समझो, पहले प्लानिंग करो कि हमें कैसे करना है, पेपर पर लिखो इस बात को कि हम इन सब चीजों को क्या एडजस्ट कर पाएंगे। जितना सर ने अभी ग्राफ पर समझाया है, क्या एडजस्ट कर पाएंगे, क्या हम यहां तक अप्रोच ले सकते हैं, 1.25 महीने 2 महीने या 3 महीने में क्या अप्रोच ले पाएंगे। एक फिक्स करिए बाउंड्री, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है। तो मैं अभी आपको सिर्फ एक एनालिसिस समझाया था, ठीक है। और ये आपको एक इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं कि आपका 30 मई से एक बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और ये एकदम टारगेटेड आरआरसी ग्रुप डी के लिए है और यूथ बुक को फॉलो करते हुए। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूथ बुक को ही, यूथ बुक के साथ साथ इसमें प्लस कॉम्बिनेशन मैंने कई बुक को रख रखा है। उन बुक को फॉलो करते हुए जो कॉमन से क्वेश्चन ऐसे हैं, जो लेवल वाले हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, जिनको हम और अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से मैच करा के सॉल्व कर सकते हैं, इन सारी चीजों के लिए एक बैच आपका 13 मई से स्टार्ट हुआ है। अभी ये 30 मई से क्यों स्टार्ट किया गया है मैं आपको बता देता हूं। 30 मई से इसलिए स्टार्ट किया गया है क्योंकि अभी मंथ एंड का ऑफर आपका चलेगा। तो आप देख सकते हो कि मंथ एंड के ऑफर पे ये अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा वैल्यू है नहीं, आपको दिखाई दे रहा, 151 चार्जेस इसके रखे गए हैं, ठीक है। और कल से आपको अब यहां पर कुछ जितना मैंने एनालिसिस ये कराया है सब टॉपिक पर, ठीक है, सब टॉपिक पर। जैसे कल मान लीजिए मैं आऊंगा तो एनालिटिकल रीजनिंग के आपके सामने 10 क्वेश्चन रखूंगा। उस 10 क्वेश्चन पर पहले आप अपने आप को पहचानिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बैच में इनरोल्ड हो जाइए, प्लीज। बैच में इनरोल्ड होना इज नॉट इंपॉर्टेंट। पहले आप ये समझ लीजिए कि आप इस बैच में एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो पहले कल देखिए, जैसे एनालिटिकल रीजनिंग है, अब इसके मैं 10 क्वेश्चन आपके सामने ले आता हूं। इन 10 क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमारे लिए पॉइंट वाली होती हैं, जिनको पकड़ के हम इसको ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जिनको अपने दिमाग में रखते हुए हम अपने अंदर से एक सही निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि ये पूरा टॉपिक क्या है, एनालिटिकल रीजनिंग, इसका नाम ही है निर्णय निर्णायन। तो आपको निर्णय जब लेना रहता है ना, तो आप 10 लोग से पूछते हो, लेकिन लास्टली वो कहते हैं ना, सुनो सबकी और करो अपने दिल की। लेकिन यहां पर दिल की नहीं करना है, यहां पर एग्जामिनर जो स्टेटमेंट देगा उसके दिल की बात को समझ के उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। तो इट इज अ डिसीजन मेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 3 नंबर का स्कोरिंग है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो कल आपकी स्टार्टिंग इसी से हो रही है, आराम से देखिए आप कितने क्वेश्चन के लेवल पे सेट हो। अगर आप 10 में से 10 पर सेट हो, मान लो मैंने 10 क्वेश्चन दिए आपको, आप 10 में से 10 सेट हो, कोई जरूरत नहीं बैच ज्वाइन करने की, आप आराम से अपना और प्रैक्टिस करो। अगर 10 में से आप 8 पर हो तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, उसको पूरा करने की कोशिश करो। 10 में से अगर 5 पर आप चल रहे हो तो क्या ज्यादा छूट रहा है, क्या ये चैप्टर मैं पूरा छोड़ दूं सर? ये भी तो होता है एक ऑप्शन कि मैं इस चैप्टर को छोड़ के अदर चैप्टर पर ज्यादा एफर्ट डाल दूं, ताकि जो 3 नंबर मेरा यहां से घट रहा है वहां से मैनेज हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी चीजें आप कल एनालाइज करिए। कल के टॉपिक में एनालिटिकल रीजनिंग के मैं कुछ क्वेश्चन रखूंगा और हम लोग देखते हैं कि जजमेंट किस हिसाब से एग्जामिनर ले रहा है और किस हिसाब से आप ले रहे हो और किस हिसाब से हम आपको जजमेंट लेके उसके आंसर से सेटिस्फाइड करा रहे हैं। ठीक है, कल मिलेंगे हम लोग एकदम ठीक इसी समय पर। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस सेशन, अगर ये आपको एनालिसिस थोड़ा बहुत भी लगता है कि हमारे ग्रुप डी एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो प्लीज अपने दोस्तों, यारों, अपने भाइयों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। हम मिलेंगे कल आपसे ठीक इसी टाइम पर। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।